नमस्कार, अंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं संतोष यादव की, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर न सिर्फ एक बार बल्कि लगातार 2 बार चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। 8,849 मीटर की ऊंचाई, बर्फीली चट्टानें और मौत से खेलती हुई एक भारतीय महिला। अंग इंडिया न्यूज के संपादक नंद किशोर सिंह ने पूर्णिया में उस साहसी महिला से विशेष मुलाकात की जिन्होंने इतिहास रच दिया। संतोष यादव, जिन्होंने लगातार 2 बार एवरेस्ट फतह कर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। प्रकृति एक ऐसी संरचना है जिसके पास विश्व भर के साधु महात्मा वैज्ञानिक उस पर शोध करने में लगे हुए हैं। कहा जाता है हमारे पुराणों में, रामायणों में, या हमारे जितने भी सनातनी व्यवस्था है उसमें कहा जाता है कि यह प्रकृति पंच तत्वों से बनी हुई है। पंच तत्वों के निर्माण से आगम निगम सारा चलता है। आज हम पूर्णिया की धरती पे और खासकर देवस्थल पूर्णिया सिटी में हमारी भारत की शक्ति स्वरूपा, विश्व की पहली महिला पर्वतारोही, जिन्होंने 2 वर्ष में 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया और नारी शक्ति की अपनी प्रतिभा को दिखाया। और वह महिला शक्ति 2 वर्ष में 2 बार, वह सालों का अंतर था 1992 और 1993, परंतु जाने का जो क्रम था मात्र 1 वर्ष के अंतराल का था। 1 वर्ष के अंदर में इन्होंने 2 बार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर अपना परचम लहराया। हमारी हरियाणा की यह बिटिया आज सनातनी है, आज सनातन परंपरा को जीवित कर रही है, प्रकृति प्रेमी है। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम है जो चाहती है कि हमारा वेद पुराण, हमारी वर्तमान की रहन सहन, वेशभूषा, संस्कार और प्रकृति का एक मिलन हो। धर्म समाज में एक रूपता आए, सनातनी व्यवस्था को सच्चाई रूप से जिया जा सके, वैसी हमारी शक्ति स्वरूपा महिला संतोष यादव जी आज हरियाणा से चलकर पूर्णिया की धरती पे विराजी हैं। कल श्री राम सेवा संघ के रुद्र मावती मंदिर भगवा पथ पर थाना चौक के पास इनका स्वागत किया गया। इन्होंने वहां के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, अपनी बातों से लोगों को परिचय करवाया कि सनातनी व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में हम कैसे चल सकते हैं। आज पूर्णिया की धरती, पूर्णिया की हवा, पूर्णिया के सारे समाज के लोगों को मैं गौरवान्वित लगता है कि गर्व महसूस कर रहा होगा कि वह शक्ति स्वरूप हमारे साथ हैं। मैं उस दीदी संतोष यादव जी से मैं कुछ 2-4 बातें करूंगा पूर्णिया की धरती पर अंग इंडिया न्यूज की तरफ से, और कुछ जानना चाहूंगा, कुछ आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग जो इनका बातों को सुनेंगे, यह महिला अब भी कहती है कि मैं अभी भी साड़ी में ही पर्वत पर चढ़ सकती हूँ। मैं अभी त्रिकुट पहाड़ पर गई थी और उस त्रिकुट पहाड़ पर मैं साड़ी में चढ़ी। वह त्रिकुट पहाड़ आपके बिहार के देवघर और बासुकीनाथ धाम के बीच में है। तो ये बहुत बड़ी बात है। संतोष दीदी, आपका पूर्णिया की धरती पर और सीमांचल की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। माता पूर्ण देवी
आपको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप पूर्णिया आई हैं और आज तिवारी बाबा जी महाराज के यहाँ भी हैं, अविनाश दुबे जी के यहाँ रुकी हैं और कल से लगातार सनातनी व्यवस्था में भ्रमण कर रही है। सबसे पहला ये कहना चाहूँगा कि पूर्णिया आकर आपको कैसा लगा? देखिए, पूर्णिया एक इसमें कोई मत नहीं है कि हमारी बहुत ही पुरानी विरासत है, प्राचीन स्थली है और जितना प्राचीनतम जगह होती है वो उतनी ही ऊर्जावान होती है। उस ऊर्जा को हम यहाँ पे आए नहीं थे कभी, पहले 2015 में आई थी और अभी आई हूँ। उससे पहले ही मेरे सामने कुछ चर्चा आई थी पूर्णिया जगह की, तो नहीं जानते महादेव की कृपा है क्या है, ईश्वर की कृपा है कि हमें वो ऊर्जा महसूस होने लगती है। जब कोई चर्चा भी करते हैं ना, तो वो जो भी जिस भी प्रकार की ऊर्जा है महसूस होती है। तो हम काफ़ी आकर्षित हुए थे इस नाम से और ऐतिहासिक जब चीज़ें और जो जानी तो और हमारा दिलचस्पी बढ़ी। और कभी भी संजोग ये हुआ कि हमें जैसे एक रास्ता बना और मुझे बिहार गवर्नमेंट ने बुलाया था 2015 में। अभी इन्होंने बुलाया मुझे, पुनः हम आए और बहुत अच्छा लगा। यहाँ अभी भी ज़रूरत है सुधार की, क्योंकि हम लोग आधुनिकता में जाते जा रहे हैं। पर्यावरण की चिंता सब जगह है, पर फिर भी यहाँ पे एक सुकून है और यहाँ पर एक जो शुद्धता है और सभी लोग प्रयास करेंगे। तो मैंने कल जो महिलाएं सब कार्यक्रम में आई थी, तो सभी को मैंने अपनी भारतीय वेशभूषा में भी देखा, तो मुझे अच्छा लगा। यानी कि संभावनाएं बहुत अधिक है यहाँ पर। और चाहे बिहार के विषय में कोई कुछ भी कहे, पर भावनात्मक रूप से अभी व्यवस्थित है। चलिए, बहुत अच्छा। दीदी, 1967 में आपका जन्म हुआ है, 57 साल की आप होने चली। आप मात्र 20 साल की उम्र में आपने अपने लाइफ को पहाड़ी चढ़ाई में झोंका। वह कैसे आया? और साल भर के अंदर 2 बार 1992 और 93 में आप गई, यह जज्बा कैसे आया? और इसके लिए आप लड़कियों को क्या कहना चाहेगी, खास करके क्योंकि स्पोर्ट्स और प्रकृति तथा पहाड़ से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर लोगों को तो जरूर कुछ आप बोलेंगे तो प्रेरणा मिलेगा। देखिए, हमारा जो हिमालय की ओर राह हुई, सर्वप्रथम ये बताना चाहेंगे एक जिज्ञासु है। कोई अचीवमेंट और कोई बहुत बड़ा नाम करने का मेरा नहीं। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि प्रारब्ध पहले भयो जन्म पाछे, यश अपयश जन्म मृत्यु लाभ हानि से। हर मानव को एक जिज्ञासु रहना चाहिए। और मैं एक बात कहती हूँ कि मानव का सबसे प्रथम उद्देश्य स्वास्थ्य रखना है। उसका स्वभाव है खोज करना। ये हमारी प्रकृति ने हमें दिया है और प्रकृति से हमें संस्कृति मिली है और उसी संस्कृति ही हमारा एक सुरक्षा कवच है। उसकी पालना अति आवश्यक है। तो यदि हम एक जिज्ञासु रूप में किसी चीज को जानने के भाव से जाएंगे और बड़े विनम्र भाव से जाएंगे तो हमें लाभान्वित होंगे। एक सुरक्षा कवच के घेरे में रहेंगे। यदि हमने प्रकृति से ऊपर अपने आप को मान लिया और संस्कृति की पालना नहीं की, विशेषकर सनातन संस्कृति जो हमेशा एक सृजन के भाव में जीता है इंसान, और सृजन का ही भाव में बताती है, वो आवश्यकता में जीना बताती है। और पहाड़ में तो हमारा वो मूल मंत्र है, अगर पहाड़ में हम आवश्यकता में नहीं जिएंगे तो हम चढ़ ही नहीं पाएंगे। और वहाँ पे भी देखिए, खेल कूद हो, चाहे हिमालय का स्पोर्ट्स हो,
इसमें भी लोगों ने अभी थोड़ा सा गलतियां हो रही है। एक नाम कमाने के लिए लोग जा रहे हैं, आज नाम की होड़ में लोग लगा हुआ है। मैं सच ईमानदारी से बताती हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक हिमालय देखने गई थी। मैं तो जब बचपन में मैं गांव में थी तो हम एक तस्वीर देखते थे शिव परिवार की, तो उस शिव परिवार के पीछे में हिमालय दिखता था। तो हम सोचते थे ये दुनिया का हिस्सा नहीं है, हम सोचते थे स्वर्ग है जहाँ में भगवान रहते हैं। जब हम बड़े हुए कॉलेज में गए तो हमें पता चला कि हिमालय दुनिया का हिस्सा है और हम जा सकते हैं, तो मैं उस भाव से गई थी और सदैव मेरा वही भाव रहा। ये तो ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था चुनी कि हम ट्रेनिंग पाए। इवन ट्रेनिंग के दौरान कहा कि पतली दुबली नाजुक सी, कहाँ माउंटेनिंग ट्रेनिंग करेगी। मेडिकली अनफिट किया गया हमको, मेडिकली अनफिट घोषित किया हुआ हमको। अच्छा। कि इसके तो लंग्स इतने छोटे हैं, ये तो अंडरवेट है, वो तमाम चीजें। और फिर मैं हरियाणा से जब कभी पहाड़ देखे नहीं है ना, तो उसके पश्चात उस ट्रेनिंग में सबसे अच्छा अंक लाना, माने प्रदर्शन हमारा सबसे अच्छा रहा। तो क्योंकि मैं जो समझ पाई क्यों रहा हमारा प्रदर्शन अच्छा, कि हम कभी भी किसी को पीछे करने की और आगे जाने की होड़ में नहीं, हम दिए हुए टास्क को पूरा करने की कोशिश करते थे। क्योंकि हमारे सामने तो पहले ही एक लग गया था कि ये तो वापस चली जाएगी। हम कहते थे संतोष चुपचाप फीस दिए, अभी 1 महीना रहना, तो जो टीचर कहे वो करो। और क्योंकि जो हमारा उद्देश्य था वो मेरा पूरा हो गया था। हमारा उद्देश्य बर्फ से मतलब हिमालय पे चढ़ना और वो एक बहुत बड़ा माउंटेनियर बनने नहीं था। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक हिमालय को देखना था, और वो मेरा जो इंस्टीट्यूट था वो चारों तरफ से हिमालय से घिरा हुआ था। तो मेरा उद्देश्य तो पूरा हुआ। हमने कहा जो वो उनकी बातें इसलिए मुझे प्रभावित नहीं करी थी, ना मैं डिमोरलाइज हो रही थी। यदि मैं नाम के बहुत पीछे भागती तो और कई बार जाते तो वो भय उत्पन्न होता है। आप जब भी हम कंपटीशन करते हैं, आप जितने भी खेलकूद हैं उसमें कंपटीशन का इतना दौर बढ़ गया है। अब ये बताइए, जहाँ कंपटीशन होगा क्या हम दबाव में आएंगे कि नहीं? दबाव में हमारे जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, इसके इतने इम्पोर्टेंट, हमारे महत्वपूर्ण जो नष्ट होते हैं नसें। तो इसीलिए आप वहां तक पहुंचना, इतना आगे तक एवरेस्ट पर चढ़ने में आपको दीदी कितना दिन लगा था? 3 महीने। 3 महीना? 3 महीने मैंने जाना और आना। तो जाने में हमको लग गया था लगभग 2 महीना, लगभग 2.5 महीना के करीब हम ऊपर तक। कितना मीटर ऊंचाई है उसका? 8,848 मीटर। और लगभग 2.5 महीने में आपने चढ़ाई की थी। उसमें हमारी टेक्निकल क्लाइंबिंग होती है, काफी हमें रास्ता खोलना पड़ता है, फिर फिक्स स्लोप करनी पड़ती है, फिर हमें कैंप खोलने पड़ते, कैंप को स्टैब्लिश करना पड़ता है। कितने लोगों की टीम थी पहली बार? हमारी पहली बार हम 50 लोग थे। 50 लोग थे और 8 ही लोग चढ़। महिला लोग? एक ही थी मैं। अकेली आप? अच्छा, और 8 लोग ही चढ़ पाए? 8 लोग ही चढ़ पाए। दीदी आप फिर अचानक एक ही साल के अंदर दोबारा जाने का कैसे प्रोग्राम बन गया? मेरा उसी एवरेस्ट पे? हाँ, मेरा प्रोग्राम है। मैं तो मना भी की थी। अच्छा। कि मैं ऑलरेडी क्लाइंब कर चुकी हूँ, मैं क्यों जाऊँ किसी और को। तो मेरे बॉस थे पुलिस के, उन्होंने कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, तो लोग तो कोर्ट चले जाते, सिलेक्शन नहीं होता, तुम्हारा सिलेक्शन होने के बाद तुम मना कर रही हो। हमने कहा कि हम ऑलरेडी क्लाइंब कर चुके हैं। तो बोले कि नहीं, जो अभी वुमेन एक्सपीडिशन जा रहा है तो उनको मदद करने की आपकी आवश्यकता है। अच्छा। तो इस तरीके से हमको ले जाएंगे। अच्छा। और आपको एक बहुत बड़ा भारत सरकार ने अवार्ड भी दिया है, और उस अवार्ड का क्या नाम है? पद्मश्री अवार्ड। आपके मुंह से मैं सुनना चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी आप पद्मश्री हैं। पद्मश्री अवार्ड आपको मिला बाद में, लेकिन पद्मश्री तो आप ऑलरेडी पहाड़ पर चढ़ के एक महिला होके 20 साल की उम्र में आपने कर लिया। इसलिए देखिए, मैं तो दीदी जो है सो पद्मश्री अवार्ड प्राप्त है। दीदी को हर जगह जाने आने में सरकार इनके साथ है, हर जगह जाती आती है। और दूसरी बार जब इनको ले जाया गया तो और महिलाओं को
मदद करने के लिए, उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए इनको ले जाया गया। तो ये है हमारी दीदी संतोष यादव जी। अब संतोष यादव जी जो दीदी हैं, ये सनातनी व्यवस्था के लिए, सनातन के लिए भ्रमण करती हैं। दीदी, सनातन व्यवस्था से आपका जुड़ाव बचपन से था या बाद में आ गया? कई जन्मों से है। अच्छा, कई जन्मों से है। और पहाड़ों में जब गई तो क्योंकि वहाँ की जो वेशभूषा व्यवस्था थी, क्योंकि मैं ट्रेनिंग के माध्यम से थी और फिर एक एक्सपीडिशन के ध्यान के माध्यम से थी, तो मुझे उस वेशभूषा को ग्रहण करना पड़ा। पर सब लोग जानते हैं, जैसे मैं पहाड़ से नीचे उतरती थी, मैं साड़ी में आ जाती थी। अच्छा। और वही नहीं, बल्कि मैं एक पुलिस अधिकारी हुई। हाँ, तो आप जो है आईजी भी रह चुकी हैं। नहीं, आईजी पुलिस कमिश्नर। अभी आईजी तो नहीं थी। और अच्छा। मैं अभी तो मैंने नौकरी पूरी नहीं की थी। हाँ। कभी नौकरी में मैंने जल्दी छोड़ दिया था नौकरी। पर एक अधिकारी के रूप में भी मैंने वो यूनिफॉर्म पहना है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं तो कॉलेज में भी कई बार साड़ी पहन के जाती थी, पर जो मुझे सुकून, जो मुझे कंफर्ट जो मुझे साड़ी देती थी, वो मुझे किसी वेशभूषा में नहीं थी। और इसीलिए मैंने इस वस्त्र के विज्ञान को समझने की कोशिश की। और आज मैं किसी को भी बहुत जैकेट पहने हुए देखती हूँ, जीन्स पहने हुए देखती हूँ, और या फिर स्वेटर भी पहने हुए देखती, तो मुझे घुटन होती है। अच्छा। मैं इतनी संवेदनशील पहले से थी, इतनी भावनात्मक रूप से वो हूँ कि मुझे उस व्यक्ति की ऊर्जा जा रही है, उसको मैं महसूस करने लगती हूँ कि ये कितना ऊर्जावान है, ये सही से वस्त्र धारण करेगा तो ये अपने ऊर्जा का सही प्रयोग करेगा। जैसे मैंने कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो वो स्वस्थ खोज करेगा, जो स्वभाव है मानव का खोज करना। तो हमारी जो झगड़ा या आपस में जो तनाव हो रहा है, वो सही सनातन संस्कृति एक वैज्ञानिक संस्कृति है। और इसीलिए कि ये हिमालय से ही शुरू होती है जी। संस्कृति, कल्चर, एक आप किसी भी देश में चले जाओ, उस देश का कल्चर है, ऐसा नहीं है। अब हमने दारू पीना शुरू किया है या अन्य जितने भी जो गलत चीजें हैं जो नशा देती है, अधिक भोजन करना भी नशा है। तो वह सारी चीजें जो है हमें अनकल्चर बनाती है, अव्यवस्थित करती है, और हमारी ऊर्जा को ले जाती है, बीमार कर देती है। तो बीमार व्यक्ति क्या कुछ ठीक से कर सकता है? कुछ नहीं कर पाएगा, वो सोच भी नहीं सकता ठीक से। तो इसी तरीके से हम जो सही वस्त्र धारण करते हैं, आज मैं ना टूथपेस्ट भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और साबुन, डिटर्जेंट फ्री कर, मिनिमाइज, कम से कम चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। और मेरी साड़ी है, मेरा वस्त्र है, वो बिना साबुन के धो लेती हूँ। हमारे गांव में पहले साबुन तो होते ही नहीं थे हमारे गांव में, चाहे हम हवेली वाले थे, हम खूब बढ़िया जमीन जायदाद सब था, कुछ नहीं, साबुन नहीं होती थी, थापी से पीट के कपड़े धोते थे, उसको पानी में भिगो देते थे। और मैं शरीर पे साबुन नहीं लगाती, यानी आपके स्वस्थ रहती हूँ। सनातनी और प्राकृतिक व्यवस्था में रहने से हाँ, हमारे लाइफ की आवश्यकता में जीवन, हाँ, हमारे जीवन की ऊर्जा उससे ही प्राप्त हो सकती है। हाँ, चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक फैले हैं। क्यों नहीं अपने घर से थैले लेके जाते हो, कपड़े के थैले, सब्जी लेने के जा रहे हो तो प्लास्टिक ले रहे हो, क्यों? पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है और स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है। आप लहसुन प्याज अदरक खाइएगा, शरीर बदबू देगा, ये औषधि तत्व है, इसको औषधि के रूप में ही लेना चाहिए। और गैस बनेगा, आपको गैस बनेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो न केवल अनेक बीमारियां होंगी, बल्कि हम जब शरीर में बदबू आएगी तो हम एक और परफ्यूम लगाएंगे। वो भी आप आंख बंद करके सोचिए कि हम मिलियंस पीपल आर थ्रोइंग एवरी मंथ, हर महीने हम एक टूथब्रश और एक टूथपेस्ट की जो भी है एक प्लास्टिक, वो भी ट्यूब, वो फेंक रहे हैं।
क्या दांत साफ करना आवश्यक है? हम दातुन फेंकेंगे तो वो तो गल जाएगा। हाँ, दातुन फेंकेंगे तो गल जाएगा। मिट्टी रख देंगे तो मिट्टी है। आप नहीं तो आप नींबू का छिलका कर दिया, दातुन का। आप कम से कम पेड़ लगाने के लिए तो प्रेरित होंगे कि हमें नीम का गाछ लगाना है या आम का गाछ लगाना है, हमें दातुन चाहिए। एक बार हमारी सलाइवा को सुखा देता है, सलाइवा को सुखाता है। हमारी लार जो है, जो सबसे पहले 75% हमारे शरीर को वो सुरक्षित करती है, वो उसी को सुखा दिया। तो ये सारी चीजें हम आवश्यकता में आना है। अब हमने अधिक भोजन भी किया, हमने टाइट वस्त्र पहना, तो उस वस्त्र से क्या हमें गैस बनी। गैस बनने से क्या है कि हम अधिक भोजन करने से भी मीथेन गैस बोलते हैं ना, कार के अलावा हम इंसान सबसे ज्यादा मीथेन गैस छोड़ रहे हैं। लहसुन प्याज अदरक जब ग्राइंड करते हैं उससे भी मीथेन गैस डाइजेस्ट नहीं होता वो खाना। अच्छा दीदी, एक इसी सब बात के दौरान में मेरे मन में एक बात आया कि पंच तत्व से बना हुआ यह शरीर भी है और ब्रह्मांड भी है जी। धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु। आकाश तत्व जो है वो एक आधार है। हाँ। वहीं से वायु तत्व उत्पन्न होता है और वायु से ही हमारा ध्वनि, ध्वनि से शब्द, शब्द से विचार। हमारा आकाश तत्व कितना, हम आकाश दिखता ही नहीं है। हाँ। अशुद्ध, मतलब कहीं कुछ इतना पोल्यूशन हो गया है। अब आप ये बताइए, हमारा आधार कोई हमने दिख नहीं रहा। बच्चे सीमेंट के कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, 4 दीवारी बिल्डिंग में। कितने लोग हैं जो बाहर पहले लोग जंगल में पढ़ा करते थे और आकाश के नीचे, मतलब उसी पंच तत्वों के बीच में पढ़ा करते थे। आकाश के नीचे जब बच्चा पढ़ेगा, उसका भावनात्मक रूप से, विचारों के रूप से वो बहुत ही प्रकृति के नजदीक रहेगा। हाँ, पेड़ों के नीचे पढ़ेगा। जी जी जी, है ना, जमीन पे बैठ के पढ़ेगा। तो ये आज जरूरत है हमारे बच्चों को वह सब शिक्षा, स्वास्थ्य की सबसे पहले शिक्षा देनी जरूरी है, और उनको किस तरीके से अपने बड़ों का आदर करना है, किस तरीके। अच्छा, अभी बहुत जगह विदेशों में गई है, लगातार आपका भ्रमण रहता है, देश के भी कई हिस्से में आप जाती हैं। सनातन संस्कृति का यहाँ और विदेशों में क्या, यहाँ के अपेक्षा विदेशों में क्या सम्मान का और अपनापन का भाव है? मैं आपको बता देती हूँ। आपको सनातन संस्कृति केवल भारत ने अपना कर रखा है, इसका महत्व समझा, और जब जब विदेश में जो महत्व समझ रहा है उसको अपना रहा है, ये बात हम जरूर कहेंगे। और देश के हर व्यक्ति जिसने भी अपनाया है, वो सर्वप्रथम वो खुद स्वस्थ हो गया है, उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आई है। क्योंकि सनातन व्यवस्था जो है वो प्राकृतिक व्यवस्था है, वो हमारा सही से जीने का ढंग जो प्रकृति हमको बताती है वो है। क्या हमारी वसुधैव कुटुंबकम के धारणा को विदेशों में इसे सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है कि हाँ, वास्तव में भारत के सनातनी, भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम को प्रधानता देते हैं? वैज्ञानिक तरीके से अगर बताया जाएगा तो हर कोई ये समझेगा। क्यों? अब मैं बताती हूँ। वसुधैव कुटुंबकम, मैंने गलती नहीं की, लेकिन मैं यात्रा कर रही हूँ और कोई और व्यक्ति गलती कर रहा है, तो उसका मुझे भी भागी होना है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। मैं आ रही थी वहां से, मनाली से, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि सुबह गई थी, फिर शाम को ही लौट रही थी। 16 घंटे की ट्रैवल की थी, फिर वापस 16 घंटे की ट्रैवल। तो हमने सोचा एक आगे वाली सीट हमको बुक कर दी गई थी, 2 सीट बुक कर दी ताकि मैं उसमें आराम कर सकूँ, सो जाऊँ। तो मुझे नींद आ रही थी, मनाली से चलते हुए हम सो गए तुरंत। और सोते समय क्या हुआ कि कुल्लू जैसे आए 1 घंटे के बाद, तो वहाँ पे उनको जानकारी मिल गई कि इस बस में विदेशी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो उनका चेकिंग हुआ, तो वहाँ पे क्योंकि काफ़ी ऐसी नशे की चीज़ें ये लोग लेते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं अपने संग में। तो जब उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास नशे की चीज़ें पाई गई, बस को रोक लिया गया। अब 2.5 घंटे, रविवार का दिन था, 2.5 घंटे हो गए बस को रोके हुए। तो लोग परेशान आए, कोई आया नहीं, अभी कोई आया नहीं, रविवार का दिन था। तो कुछ समय के बाद लोगों को चेतना हुई कि अरे हमारी तो दिल्ली से फ्लाइट मिस हो जाएगी, लेट हो रहे हैं। तो तुरंत हम उनको रोक किया, कहा कि ये आगे जो बैठी है महिला, इसको काफी लोग छोड़ने आए थे, ये कोई जरूर VIP होगी,
है ना, इनकी ये व्यवस्था कर सकती हैं कुछ। तो हमको जगाया गया, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हमको बताया गया सारी बातें। अच्छा ठीक है, हम तुरंत अपने डायरेक्टर को फ़ोन किए, उससे एसपी का नंबर लिए और एसपी से हमने बात किया कि ऐसी सी व्यवस्था है और ऐसे से हमारी गाड़ी रुकी हुई है, अगर आप हो जाए तो जो भी अधिकारी उसको भेज दीजिए। मैम 10 मिनट में डीएसपी पहुँच रहा है और वो आपको, वो 10 मिनट में आया और उसकी हमारी जो भी तहकीकात किया और तीनों यात्री को उतार लिया और हम लोग चालू कर दिया। अब ये बताइए, जो व्यक्ति जो विदेश के थे, जिन्होंने जो हीरोइन या जो भी नशे की चीज कैरी कर रहे थे वो लोग, तो वो हमारे ना जाति के, ना धर्म के, ना हमारे कुटुंब के, ना ही हम कहे तो ना ही हमारे कोई धर्म जाति और ना ही देश के थे। कहाँ से विदेशी थे, कोई कहाँ से थे, लेकिन उनके कारण कुछ समय के लिए हमारे लिए वो यात्री सहपाठी बने हैं और उतनी ही देर में हमें 3 घंटा उन्होंने रोका ना, विलम्ब किया ना। हाँ। परेशानी में तो आए हम लोग। तो कहने का मतलब है कि हमारी स्वयं की भी गलती नहीं है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का मतलब तो यही होता है कि अगर हमें सबको आपस में एक दूसरे को ख्याल रखना चाहिए, हर इंसान को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि जो प्राकृतिक व्यवस्था है, जो सनातनी व्यवस्था है, जो संस्कृति हमारी सुरक्षा कवच है, हम उस घेरे को ना तोड़े। अगर हमने जिस दिन तोड़ दिया उस दिन न केवल अपने लिए आप मुसीबत है, दूसरे के लिए भी मुसीबत बन जाती है। तो इसीलिए इस बात का हमें सबको ख्याल रखना है कि यही सबसे बड़ा हमारी संस्कृति का मैसेज है कि भारतीय परंपरा को और वसुधैव कुटुंबकम को अब बहुत ज्यादा दीदी महत्व दे रहे हैं और भारतीय परिधान को भी आप महत्व दे रहे हैं। वो परिधान साड़ी होना चाहिए, साधन है, धोती होना चाहिए, ये हमारे साधन है, ये साधन है और उस परंपरा को समझने की। हाँ, लेकिन एक बात दीदी, और अब हमारे छोटे बच्चों का बेल्ट बांध दिया, पेट बांध दिया। वो बच्चों से मैंने बात की है, वो बच्चे का अभी मतलब जो सांस है उसी को बांध दिया। सांस का आधार कहाँ है? नाभि के पास है, उसे बेल्ट से टाइट कर दिया, बांध दिया। पहले बच्चा खाना नहीं खाता है, डोरी से बांधते थे पैजामे के, भोजन नहीं करता है। और वह बच्चा, आप सोचिए, एक बेल्ट का खर्चा अलग से। अब वो बच्चा जो है बेल्ट से वो खेल भी नहीं पाता ठीक से, आपको पता है। तो इसीलिए वो इतना डिस्कम्फर्ट। मैं एक उदाहरण देती हूँ, मथुरा के स्टेशन पे थी और ट्रेन रुकी, जहां मेरी रिजर्वेशन था, जिस डब्बे में मुझे चढ़ना था, वो डब्बा की जगह वो मिसप्लेस हो गया, मतलब वो मिसमैच हो गया। जितना भी एसी की जगह नॉन एसी आ गया, नॉन एसी की जगह एसी आ गया प्लेटफॉर्म पे। तो हम भागे, तो मैंने कहा मेरा झोला दे दो, जो मेरे साथ थे। वो 40 वर्ष से उम्र कम के थे, ये पिछले साल की बात है। और हमने कहा हमको दे दीजिए। हम ऐसे ही सीधे पल्ले की धोती पहने हुए, चप्पल पहने हुए। उन्होंने कहा कि नहीं हमको दे। हम जान रहे थे इस बात की, दौड़ नहीं पाएंगे। हम 3-4 डब्बा पीछे छोड़ दिए, हम जाके हम ट्रेन में चल गए। चलिए, किसने कहा कि धोती से दौड़ा नहीं जा सकता, काम एक्टिव है, आप जींस में नहीं दौड़ सकिएगा। हाँ, नहीं एकदम बहुत बड़ी बात है। अभी हाल फिलहाल ही एक बहुत बड़ा खेत में एक पुलिस की टीम दौड़ रही थी और साथ में उसकी 2-3 महिलाएं दौड़ रही थी किसी को पकड़ने के लिए। वो साड़ी पहनी हुई थी और पुलिस टीम के आगे आगे दौड़ रही थी। ये बहुत बड़ी बात है। दीदी एक बात और कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो सरस्वती स्वरूपा हैं और इतना प्रकृति रूपा है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और एक बात और पूछना चाहेंगे कि आपको देख रहे हैं कि आप भारतीय परिधान में हैं, सिंदूर भी आप लगाई हुई हैं, उसे सुहाग का निशानी कहा जाता है। टीका है यहाँ पे, तो बिंदी नहीं है तो टीका तो है तो ये मस्तक का मुख्य अंश कहा जाता है। टीका जो है ना, हाँ, जो बिंदी है ना, वो प्लास्टिक की होती है। हाँ, बिंदी प्लास्टिक की होती है। ये जो लगाए है ना, ये हल्दी में निबुल निकालते हैं, ये ओरिजिनल है। पहले बहुत आज प्लास्टिक आ गया, लेकिन पहले प्लास्टिक नहीं आता था। यही था। ये हल्दी जो है ना, ये सिंदूर का पेड़ है, सिंदूर लगाया जाता है, सिंदूर भी पेड़ है। हाँ, तो ये रोड़ी है, ये आप हल्दी से ही आप बना लीजिए घर में। लेकिन एक चीज दीदी कहना चाहे खास, हम बचपन से या जो आज तक हम लोग देखे हैं कि सिंदूर जो है सुहाग की निशानी है और हमेशा उसे बीच में लिया जाता है। लेकिन आजकल बहुत जगह देखते हैं कि कोई यहाँ कर लिया, यहाँ से ऐसे कर लिया, कोई यहाँ कर लिया,
कोई किया ही नहीं, केवल यहाँ पे एक निंदा लगा लिया। साइंटिफिक वैज्ञानिक ये क्या पौराण, ये क्या प्राकृतिक और क्या सनातनी और क्या भारतीय नारियता के अंदर ऐसा होना चाहिए क्या कि एक मांग यहाँ पे ले लिए और यहाँ सिंदूर दे दिए। देखते हैं कभी कभी तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, ये एक्चुअली शिक्षा का अभाव है। भारतीय केवल भारतीयता का और जो प्रकृति के साथ जुड़े रहने का ये है। मैं बताती हूँ आपको, अगर आपने संस्कृत भाषा को पढ़ लिया ना और ईश्वर में विश्वास किया तो स्वयं दिशा मिलेगी। तो ना आप इधर भटकेंगे ना आप उधर भटकेंगे, चाहे वो पुरुष है चाहे नारी है। ऐसा नहीं कि हमारी महिलाएं हैं, इवन पुरुष के लिए भी है। हमारे समाज का ये अर्धनारीश्वर का हमारा, अगर पुरुष ये कहता है कि वो केवल पुरुष है, गलत। भारतीय नारियों के लिए और भारत की बेटियों के लिए बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी महिलाएं, मेरे भाइयों के लिए भी, भाइयों के लिए भी। और आप कोई अच्छा संदेश सनातनी के लिए? मैं आग्रह करूंगी, संदेश तो खैर हम क्या दे सकते हैं, लेकिन हम तो हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आवश्यकता में कीजिए और संस्कृति का पालन कीजिए। वो सुरक्षा कवच है। सनातन संस्कृति विशेष रूप में हर मानव जगत को वो भली बहुत बड़ी तरह से सुरक्षित कर देती है, ठीक है ना। और जो संस्कृति के दायरे को या उस कवच को तोड़ा है, वो केवल अपने आप को असुरक्षित नहीं किया, दूसरों को भी असुरक्षित कर देता है। चलिए, बहुत अच्छा है ना। और इसीलिए उसका मूल मंत्र ये है कि वह आवश्यकता में जिए, आवश्यकता में, अति आवश्यकता में, अनावश्यक चीजों को ना खर्च करें। उससे क्या होगा, केवल आप धन को ही नहीं बचाते बल्कि अपनी ऊर्जा को बचाते, अपने समय बचाते हैं और हम और ज्ञान से लाभान्वित होते हैं। आप जो आई हैं दीदी अभी, तो श्री राम सेवा संघ तिवारी बाबा जी महाराज और रुद्रमावती मंदिर में गई, उनके विषय में इन सब संस्था और रुद्रमावती मंदिर और सदस्यों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, सब जगह, पूरे भारतवर्ष में व्यवस्था की आवश्यकता है और विशेषकर पर्यावरण के लिए, क्योंकि पर्यावरण हमारा ईश्वर है, प्रकृति हमारी ईश्वर है। अगर हम पर्यावरण को, मैं तो हर रोज आप महसूस करके देखिए, जो भूमि हमको सब कुछ दे रही है, हम उसको क्या दे रहे हैं। आप एक बार भी आपका दिल नहीं कांपता? ईश्वर के चरण में भी हम जो चुन्नी चढ़ाते हैं वो प्लास्टिक की होती है, सिंथेटिक है। हम जो अगरबत्ती वहां जलाते हैं वो बांस की बनी होती है। बांस को जलाना, आपको पता, वहां कैंसरियस, वहां पे पूरा वो जो वातावरण अशुद्ध हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें, आप मंदिर में जाते हैं, आपका इतना गंध खाया हुआ होता है, तब आप मंदिर में जाएंगे क्योंकि आपके अंदर से वो गंध आ रहा है। आप मंत्रों की खुशबू, अपने उस अच्छे व्यवहार, उस प्रेम की खुशबू को पहचान, आपके अंदर इतना प्रेम, अथाह प्रेम होगा ना, वो दिशा है प्रेम। इसलिए मैं कहती हूँ, अक्सर मैं इस बात को कहती हूँ, वैराग्य बोध फलम। अगर वैराग्य हर मानव के जीवन में आ गया ना, तो शेष समस्या बचेगी नहीं, क्योंकि वैराग्य एक प्रकाश है, एक प्रेम है, एक तटस्थ भाव है, क्योंकि वो उन चीजों से का बोध कराता है कि ये अच्छी है, ये बुरी है। तो प्रकाश हुआ ना, प्रकाश से तो मिलेगा ना आपको बोध। तो खराब चीज होगी तो वो अपने आप ही उससे दूर हट जाएगा। लेकिन इसका बोध होना चाहिए, ये वैराग्य का बोध हर किसी, और वो एक माता पिता ही दे सकते हैं जब वो गर्भ में बच्चा धारण करने से पहले उनकी वैराग्य की मेरा जो विचारधारा है उसका असर उस पर पड़ेगा। हाँ, इसीलिए सबसे बड़ा मूल जो संस्कृति का है, हमारी सनातन संस्कृति का, वो वहां से माता पिता के बच्चे को गर्भ धारण करने से पहले की व्यवस्था को समझना होगा। वही है बहुत बड़ी बात। देखिए दीदी का कितना बड़ा कहना है कि हम जो है उसी से के बाद मेरा निर्माण होगा। हम अगर गर्भ धारण कर रहे हैं, उससे पहले जो हमारा निर्माण है, शरीर का प्रतिष्ठात्मक स्वरूप है, वह कैसा है, आचरण कैसा है, वह आचरण को हम जन्म देते हैं। मनोभावना दिखती नहीं है लेकिन असर करती है और वह उस शरीर में जाती है। मन की तरंगे, आज एक माँ अगर यहाँ उसका पैर टूट जाता है तो बेंगलोर में बैठा बेटा देख लेता है कि मेरी मम्मी का पैर टूट गया है,
तो उतनी दूर उसके आंख से आंसू निकलता है। पैर यहां टूटा है, खून यहां बह रहा है, लेकिन बेटा वहां रो रहा होता है, आंख में आंसू वहां। मन की गति है। मन कितना पावरफुल है। दीदी का वही कहना है कि मन की मजबूती को, संस्कारों को अपने अंदर ले आए, जो कल हो के हमारा जो आने वाला भविष्य है, बाल बच्चा हो, वह उस रूप में निकले और नई चीजों के साथ निकले। दीदी का यहाँ आना बहुत अच्छा रहा। हम पूर्णिया वासियों की तरफ से, श्री राम सेवा संघ की तरफ से, रुद्रमावती मंदिर की तरफ से, प्रेस क्लब पूर्णिया की ओर से, प्रेस के साथियों की ओर से पुनः आग्रह करेंगे कि बार बार दीदी हमारी इस कोसी की धरती, पूरन देवी की धरती पे आए और हम लोगों को अपना सानिध्य दें। मैं अंग इंडिया न्यूज से नंद किशोर और सोनू कुमार जी पूर्णिया से।